गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 1 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोगों का दिन जो ये दिन के साथ साथ पूरा साल भी बहुत अच्छा जाए और उसी के साथ जो भी आपके एम है वो सब पूरे हों, फुलफिल हो इस साल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एम्स की तरफ ही बढ़ते हुए। और पहला आर्टिकल यहाँ पर बता रहा है हैप्पी न्यू ईयर, लुक वेयर मोस्ट ऑफ the India's medal come from village and town under ₹5 lakh annual income farmers families। क्या बातें हो रही है कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस ने जो कि एशिया के अंदर यहाँ पर मेडल आए हुए हैं, बहुत सारी जो एशिया की चैंपियनशिप होती है उसके अंदर 256 मेडलिस्ट को यहाँ पर ट्रैक डाउन किया है, उनको देखा है। और इनमें से आप देख पाएंगे कि लगभग 146 जो मेल हैं उन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीते हैं और यहाँ पे 110 फीमेल है जिन्होंने इंडिया के लिए यहाँ पर एशिया के सामने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। तो ये मेडल्स का रहा है हमारा। इसके अलावा अगर फैमिली की एनुअल इनकम की बात करें ना, तो किसी के जो पिताजी हैं वो फार्मर है, किसी के पिता किसान है, किसी के पिता धोबी हैं, किसी के पिता जस्ट रिक्शा चलाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हालातों के साथ लड़कर देश को रिप्रेजेंट करके वहाँ पर इतने मेडल लाए हैं। और इनमें से देखा जाए तो जिनकी एनुअल इनकम पूरे साल की इनकम 50,000 रुपये तक ही निकल कर आई है, उनके जितनों के मेडल आए हैं वो टोटल आपको 256 में से 50 यहाँ पर प्लेयर ऐसे दिखाई देंगे जिनकी एनुअल इनकम पूरे साल की इनकम जिनके माँ बाप की 50,000 रुपये थी। और उनमें से मेल यहाँ पर 24 है और फीमेल का ये आंकड़ा 26 है। तो काफ़ी एक तरीके से नए साल के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने ये कोशिश की है कि हमें सभी को ये बताया जाए कि ज़रूरी नहीं है आपके हालात क्या है या आपके साथ कौन है या नहीं है, लेकिन अगर आप ये बात ठान लें कि हमें जीवन में कुछ ना कुछ करके दिखाना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे सिचुएशंस कितनी भी अपोजिट क्यों ना हो। यहीं पे देखिए 50,000 रुपये से लेके जिसका 5 लाख तक की पर एनम की जो इनकम है उसमें से हम देख पाएंगे कि 114 प्लेयर जो मेडलिस्ट हैं वो यहाँ पर इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और मोर देन 5% जो है वो यहाँ पर है 35%, यानी कि 92 पीपल। तो ये बिल्कुल पूरा का पूरा आंकड़ा दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो 20% मेल फीमेल या मेडलिस्ट है वो यहाँ पर बहुत ही एक मैं बोलूँगी कि बहुत ही नरम परिवार से आते हैं और कैसे उन्होंने अपनी डाइट तक का यहाँ पर ध्यान रखा होगा। एज अ प्लेयर होते हुए, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर होते हुए उन्होंने करके दिखाया, तो बहुत बड़ी बात है, अप्लॉज टू देम। एंड चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि लुक वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज मेडल कम फ्रॉम विलेज एंड टाउन अंडर ₹5 लाख इनकम फार्म फैमिलीज। अगेन ये पूरा का पूरा यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन के वाइज देखते हैं कि ये जो मेडलिस्ट होते हैं हमारे, उनकी एजुकेशन का लेवल क्या होता है, तो यहाँ पर एजुकेशन की 3 कैटेगरीज को बांटा गया है। सबसे पहले तो क्लास 10 को बांटा गया है कि क्लास 10th में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ क्लास 10 तक की पढ़ाई की है, फिर क्लास 12 तक की पढ़ाई भी यहाँ पर की है। उसके बाद कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन तक पहुंचे हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी किया गया है। तो जब अगर ब्रेकअप किया जाता है तो ज़्यादातर जो मेडलिस्ट है उन्होंने 85 आउट ऑफ देम अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी कि ग्रेजुएशन का जो डाटा है वो काफ़ी अच्छा है कि ठीक है एजुकेशन के हिसाब से। जिन्होंने 10th से भी कम अपनी पढ़ाई की है फीमेल में वो 11 मेल है और 13 फीमेल है जिन्होंने सिर्फ 10th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद 12th में भी यहाँ पर काफ़ी आंकड़ा है। 12th क्लास में आप देख पाएंगे कि 42 मेल यहाँ पर मेडलिस्ट में से आए जिन्होंने 12th तक की पढ़ाई की है और 34 यहाँ पर फीमेल हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर सिर्फ 11 मेल ने की है एंड 10 फीमेल्स के द्वारा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया गया है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो ये पता चलता है कि टोटल यहाँ पर 78 जो एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, 78 जो मेडलिस्ट है वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। और देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो होता है वो उस टाइम पे देखा जाता है जहाँ पर जो जानने वाला है, जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जब एम्प्लॉयमेंट चाहता हो, सीख कर रहा हो, एक्टिवली क्या कर रहा हो, वो एम्प्लॉयमेंट को मांग रहा हो। तो अगर
कोई इंसान चाहता है कि मुझे काम करना है तभी उसको एम्प्लॉयमेंट के उसके अंदर काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 78 लोग ऐसे हैं जो कि एशिया के अंदर मेडल लेके आए हुए हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, कोई बेरोजगार है। 96 पीपल या 96 मेडलिस्ट ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर इनमें से मिली हुई है और 43% ऐसे हैं जो किसी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, प्लस 13 ऐसे हैं जो यहाँ पर प्राइवेट अपना कोई काम करते हैं। तो ये एक अलग से डाटा हमें और मिलता है। फिर कहते हैं ऐसे जो एथलीट थे उन्होंने यहाँ पर खेलना शुरू किया, कब किया? तो 98 एथलीट्स ऐसे थे जिन्होंने अकेडमीज़ में खेलना शुरू किया। जो प्राइवेट आपके यहाँ पर कोई कोच होते हैं और वो अकेडमी बना देते हैं, तो उनमें से 98 ने वहाँ पर खेलना शुरू किया। इनमें से 50 यहाँ पर हमें मेल दिखाई देते हैं और 48 यहाँ पर फीमेल दिखाई देती है। तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा ये एकेडमीज़ में है। फिर स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर भी यहाँ पर 62 ऐसे मेडलिस्ट थे जिन्होंने अपनी जो गेम थी वो स्कूल में शुरुआत की और उनमें से 37 यहाँ पर मेल हैं एंड 25 फीमेल। तो ये आंकड़ा स्कूल की तरफ से है। फिर लोकल ग्राउंड की बात करें कि लोकल ग्राउंड जस्ट उनके पास कोई कोच नहीं था, ऐसे ही उन्होंने खुद ही लोकली जहाँ भी स्टेडियम होता है, ग्राउंड होता है, वहीं पर जाकर किया। तो ये आंकड़ा निकल के आता है 21 इसमें मेल है और 13 यहाँ पर फीमेल है। घर से ही जिसने गेम शुरू किया, अपने घर पे ही जिसने प्रैक्टिस की और शुरुआत की, वहाँ पे 13 मेल आपको दिखाई देंगे एंड 20 फीमेल यहाँ पर दिखाई देंगी। फिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आर्मी से शुरुआत की है, तो आर्मी की तरफ से जाएंगे तो यहाँ पर 20 सिर्फ और सिर्फ मेल यहाँ पर दिखाई देंगे, 0 फीमेल। एक भी फीमेल मेडलिस्ट ऐसी नहीं है जो आर्मी की तरफ से खेली हो। साई से बात किया जाए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई होता है और इसमें से आप देख पाएंगे कि 0 मेल, यहाँ पर एक भी ऐसा मेल, एक भी ऐसा आपका मैं बोलूँगी कि मेल प्लेयर नहीं है, लेकिन 12 प्लेयर यहाँ पर फीमेल की कैटेगरी में आप ज़रूर देख पाएंगे कि फीमेल्स जो ज़्यादातर साई में पहुँचती हैं उनमें से यहाँ पर एशिया के लिए मेडल लाया गया। और कॉलेज की अगर बात की जाए तो कॉलेज में से यहाँ पर 5 जिन्होंने कॉलेज में शुरुआत की थी वहाँ पर 5 मेल ऐसे हैं जो इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं और फीमेल यहाँ पर 0। तो एक कैटेगरी अलग से बांटी गई है। फिर फैमिली की ऑक्यूपेशन की बात करें कि जब एथलीट ने खेलना शुरू किया था तो उनके फैमिली का ऑक्यूपेशन क्या क्या था? एग्रीकल्चर से फिर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से। जिनके परिवार एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, उनमें से टोटल 62 मेडलिस्ट ऐसे हैं जो यहाँ पर पाए गए हैं, जिसमें से 38 मेल हैं एंड 24 यहाँ पर फीमेल हैं। फिर आर्मी में बात करें कि आर्मी में उनके पेरेंट्स थे या उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो आर्मी की तरफ से था। ये टोटल नंबर आप देख पाएंगे ये 16 होगा, जिसमें से 10 यहाँ पर मेल निकल कर आए हैं और 6 फीमेल निकल कर आई हैं। फिर डेली वेजर यानी जो डेली अपना काम करते हैं और उसी डेली का जो उनका वेज उनको मिलता है, भत्ता जो होता है रोज का, तो वो जो होगा वहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ पर निकल के आए हैं 40। तो ये बहुत ही मैं बोलूँगी कि मोटिवेट करने वाली बात है कि जो रोज़ की अपनी दिहाड़ी करते हैं, रोज़मर्रा का जीवन जीते हैं, उनके बच्चे यहाँ पर इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे। 21 मेल एंड 19 फीमेल यहाँ पर निकली हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में जिनके पेरेंट्स थे वहाँ से अगर कोई बात करें तो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जॉब से यहाँ पर 35 टोटल मेडलिस्ट निकले हैं, जिसमें से 21 जो है वो यहाँ पर फीमेल है एंड 14 जो है वो यहाँ पर मेल निकल कर आए हैं। अगेन बिजनेस की बात करें, जिनके पेरेंट्स यहाँ पर बिजनेस करते थे उसमें से भी यहाँ पर काफ़ी मेडलिस्ट निकल कर आए हैं, जो कि टोटल मिलकर बना देते हैं 44 और इन 44 में से 27 मेल हैं एंड आपकी 17 फीमेल हैं। फिर अगर प्रोफेशनल सर्विसेज की बात की जाती है कि प्रोफेशनली कोई इंसान कुछ सर्विस दे रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कोच ही है या कोई और प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो उनके परिवार से यहाँ पर टोटल जो नंबर निकल के आया वो आया 56 मेडलिस्ट का, जिसमें से 34 मेल है एंड 22 फीमेल है। तो ये पूरा आंकड़ा एक कैटेगरी वाइज बांटा गया था कि क्या आप देख पाएंगे कि क्या जो रिसोर्सेज जिनके पास ज़्यादा होते हैं वही यहाँ पर एक मुकाम पर पहुँच पाते हैं, तो नहीं। शायद इसमें जो ये योगदान होता है मेहनत का, शायद वो सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान होता है। आपका डिपेंड नहीं करता कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अगर आपके अंदर चेष्टा है कुछ करने की, अगर आपने सपना देखा और आप उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक
एक कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ऑन द मून एंड एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर एक माइंड मैप बनाया है, चलिए उसके जरिए ज़रा समझते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। तो लुकिंग एट मून की बात हो रही है, लिखा गया है आर्टिकल यहाँ पर अमिताभ सिन्हा के द्वारा। और वो सबसे पहले बात करें कि किस प्रकार से इंडिया का जो सबसे अच्छा साल था मून के ऊपर, वो 2023 को हम बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं 2023 को? क्योंकि चंद्रयान 3 इस समय पर हम लोगों ने सक्सेसफुल बनाया। सबसे बड़ी सक्सेस ये देखी गई है कि रशिया ने भी उसी समय पे एक ऐसे ही चांद पर भेजने वाले थे जो कि सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही थी, लेकिन कोई भी कंट्री अभी तक ऐसा नहीं कर पाई थी। साउथ पोल जो है मून का, वहां तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाई थी, लेकिन इंडिया ने ऐसा करवा दिया। और इसी के साथ साथ इसरो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। बहुत ही, मैं आपको कहूँगी कि जो ये आपकी स्पेस एजेंसीज होती हैं पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर इसरो की पोजीशन है 4th से 5th नंबर पे आती है। काफ़ी वेल नोन हमारी पोजीशन है, चाहे वो फिर व्हीकल्स की बात हो, PSLV की बात हो, लॉन्च व्हीकल्स जो होती हैं GSLV की बात हो, या फिर आपके रॉकेट्स की बात हो, कि अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पर आकर जॉइंट वेंचर कर रही हैं, आगे भी जॉइंट वेंचर करने वाली है। जैसे कि फ्रांस के साथ हम देखेंगे कि फ्रांस और इंडिया मिलकर जॉइंट वेंचर कर रहा है। फिर हम दूसरी कैटेगरी देखेंगे, यूरोपियन यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है वो यहाँ पर आके जॉइंट वेंचर कर रही है इसरो के साथ में। फिर हमने एक और जॉइंट वेंचर देखा है कि 2024 में आने वाला है, जापान प्लस इंडिया, ये मिलकर यहाँ पर रॉकेट्स को, मिशंस जो है उनको लॉन्च करने वाले हैं। तो ये जॉइंट वेंचर भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसरो ने अपनी इतनी अच्छी इमेज बना ली है कि अब ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो सबसे पहले हम पहली जगह से चलेंगे। माइंड मैप में आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर पहला ही मैंने जो चीज़ रखी है वो रखी है इंडिया के साइंटिस्ट की अचीवमेंट। तो इंडिया के साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि किस प्रकार से 2023 में मून लैंडिंग जो हुई है, इंडिया की मोस्ट सिग्निफिकेंट साइंटिफिक अचीवमेंट हुई है 2023 में, वो है सक्सेसफुल मून लैंडिंग। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ एक माइलस्टोन को ही मार्क नहीं करता है कि इंडिया के स्पेस रिसर्च में, बल्कि इसने एक नए वेंचर्स को खोल दिया है। जब हम अनचार्टर्ड टेरिटरीज की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमें नहीं पता है कौन सी टेरिटरी स्पेस में कैसी है, और उसके लिए एक नया दरवाजा खोल देना पूरे वर्ल्ड के लिए, इट्स नॉट ए प्राउड मोमेंट फॉर ओनली इंडिया, बट इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर होल वर्ल्ड। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यही बात यहाँ पर ऑथर बताना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लुकिंग एट 2024। देखिए 2024 के लिए यहाँ पर क्या देखा जा रहा है। अगर 2024 की बात करें तो जो ये इम्पेंडिंग जनरल इलेक्शंस रहते हैं अभी के, तो फ्यूचर है एम्बिशियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स का, बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। कोलैबोरेशन दिख रही है हमें, मैंने आपको पहले ही बताया, कभी जापान यहाँ पर साथ में मिल रहा है, तो कभी फ्रांस मिल रहा है, कभी फ्रांस मिल रहा है, तो उसके बाद कभी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी मिल रही है, तो यूएसए भी यहाँ पर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल दिखाई दे रही है, और इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आने वाले अगले इसरो के मिशंस के शेड्यूल में, जो कि 1 जनवरी को कॉमन्स होगा, यानी कि हम लोगों को आज के बाद में पता चल जाएगा। फिर नई पार्टनरशिप हो रही है यहाँ पर। नई पार्टनरशिप की बात करें तो बहुत सिग्निफिकेंट ड्राइविंग फोर्स है इंडिया के साइंटिफिक एक्सपेंशंस की, कि सभी कंट्रीज जो हैं, अब तो नासा भी इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, इवन नासा इज डूइंग कोलैबोरेशन। तो ये एक काफ़ी बड़ी बात है कि कितनी बड़ी सिग्निफिकेंट एक पोजिशनिंग यहाँ पर हो रही है, कि इसरो ने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम किसी से कम नहीं है, और आप बिल्कुल हमारे साथ आइए और अपनी अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्सप्लोरेशन जो करनी है उसको आगे की तरफ और बढ़ाइए। नेक्स्ट इज रेडी टू टेक ऑफ। देखिए अपकमिंग जो इसरो के लॉन्चेस होने वाले हैं, जैसे आर्टिक का यहाँ पर एक लॉन्च होने वाला है, आर्टिक मिशन होने वाला है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल होगा। अभी तक हम सिर्फ स्पेस की बात करते थे। फिर अंटार्कटिक का यहाँ पर मिशन होने वाला है। मैत्री 2 जो यहाँ पर अंटार्कटिका के अंदर है, हमारा जो एक तरीके से मैं बोलूँगी कि हमारा जो एक सेटलमेंट है वहाँ पर मैत्री 2 के नाम से वहाँ पर एक नई सेटलमेंट बनने वाली है, क्योंकि जो मैत्री 1 यहाँ पर पॉइंट बनाया गया था वो आइस के अंदर ऑलरेडी सबमर्ज हो चुका है, बिल्कुल डूब चुका है आइस के अंदर, जो कि अभी फिलहाल वहां पर ठीक से चालू नहीं है। तो इसी वजह से और भी बहुत सारे इसरो आके यहाँ पर काम करने वाला है विद इन कॉन्टिनेंट, इंटर कॉन्टिनेंट प्लस स्पेस के अंदर। तो हर जगह पर यहाँ पर इसरो अपने अपकमिंग जो न्यू पार्टनरशिप्स है रेडी करने वाला है खुद को लॉन्चेस के साथ, तो वो हम बिल्कुल आगे आने वाले समय में देख पाएंगे।
नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। देखिए अभी क्या हुआ है ना, एक सिमिलर एंटिटी बनाई गई है यूएस द्वारा। यूएसए ने क्या किया है, एक एंटिटी बनाई है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी, जो कि इंडिया में भी बनाया गया है। और ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि जो आप रिलेशनशिप है रिसर्च का प्लस हायर एजुकेशन का, क्या है, रिसर्च कहाँ पे होती है, इसरो द्वारा की जाती है। और हायर एजुकेशन क्या होती है, आपके ग्रेजुएशन प्लस अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन को मिलाकर। तो ये एक अटेम्प्ट किया जा रहा है कि रिसर्च को और हायर एजुकेशन को एक दूसरे के साथ यहाँ पर जोड़ दिया जाए, ताकि जो रिजल्ट है वो ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आए, ज़्यादा अच्छे यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आए। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जोड़ा जा रहा है। यूएसए भी इसमें पूरा काम निभा रहा है, वो अटेम्प्ट कर रहा है। एनआरएफ जो कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, तो एनआरएफ की यहाँ पर रेटिंग भी दी जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को कितनी रेटिंग मिल रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम किया जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ को इसमें रिसर्च कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऊपर जोर दिया जाएगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के अंदर कंट्री को आगे बढ़ाने में रिसर्च को इंटीग्रेट कर सके। और ये एक यहाँ पर काम किया जा रहा है इसरो प्लस यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल जो रिडेम्पशन हुई है, कि चंद्रयान 3 जो था एक काफ़ी बड़ी जीत प्राप्त की है हमने। देखो चंद्रयान 2 आप लोगों को याद होगा कि 2018 के अंदर चंद्रयान 2 को छोड़ा गया था, लेकिन वो हमारा जो मिशन था वो फेल हो गया था। और यहाँ पर ये दोबारा जो इसी चीज़ के ऊपर उठे हैं और उठकर यहाँ पर लोगों को दिखाया है कि देखिए अगर आप एक बार फेल हो भी जाते हैं तो मायने नहीं रखता है, आप दोबारा उठेंगे और दोबारा अगर कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे, ज़रूर अपने एम के अंदर सक्सेसफुल होंगे। कुछ ऐसी ही कहानी चंद्रयान 2 की भी रही है कि उसने किस प्रकार से इसरो की कैपेबिलिटीज़ को, उसके एडवांस मैन्यूवर्स को और राइज की है उन्होंने बहुत सारी उम्मीदों को कि आगे भी जो स्पेस के एक्सप्लोरेशन होने वाले हैं वो और अच्छे होंगे, उनके रिजल्ट, उनके आउटकम और भी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पर समझ में आया है। फिर हम देखते हैं कि नया एक इनिशिएटिव बनाया गया। न्यू इनिशिएटिव क्या क्या है हॉरिजॉन्स के ऊपर, कि नेशनल क्वांटम मिशन, जिसको यूजीओ इंडिया बोला जा रहा है। क्या है ये नेशनल क्वांटम मिशन? देखिए इसके ऊपर आपसे बिल्कुल मेंस में सवाल आ सकता है कि व्हाट इज नेशनल क्वांटम मिशन एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस अबाउट इंडिया। तो ध्यान से सुनिएगा कि नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 6000 करोड़ रुपए की, जिसको इंडिया के अंदर इमर्जिंग जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके कंपटीशन रखा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर इस चीज़ को डेवलप करेगा उसको 6000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब बेसिकली अलग अलग जगह पे दी जा रही है कि आप भी कंपटीशन करिए, हम आपको रिसर्च के लिए पैसे प्रोवाइड देंगे। न्यू जो माइंड है, नए नए जो दिमाग है यहाँ पर, जो कि काफ़ी ब्रिलियंट माइंड है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में है, जो कि रिसर्च में आना चाहते हैं, उनके ऊपर ये खर्च किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक, मैं बोलूँगी कि एक इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल लेवल पे। हालांकि ये अभी अर्ली स्टेज पे है, बहुत ही प्राथमिक स्टेज के ऊपर ये है, लेकिन इंडिया अभी इस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कर रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कहीं कहीं से लेके आ रहा है, और जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके लिए सपोर्ट के लिए भी प्लेज कर रहा है डिफरेंट साइंटिस्ट को कि आप लोग आइए और यहाँ पर अपना अपना योगदान दीजिए। तो बिल्कुल एक बहुत ही कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च के लिए यहाँ पर प्लेज किया जा रहा है, सपोर्ट मांगा जा रहा है। लेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अभी यूजीओ इंडिया के बारे में, हालांकि आने वाले समय में इसके ऊपर ज़्यादा प्रॉमिसिंग इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी आप लोगों को भी और हमें भी, और हम भी यहाँ पर न्यूज़पेपर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसा ऑथर का मानना है। अगर और कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूं तो सब कुछ समझाने के बाद अब मुझे यही समझ में आता है कि इंडिया की काफ़ी यहाँ पर रिसेलियंस दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि और एग्जांपल मैं एक्स्ट्रा बताऊं तो इंडिया यहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट करने की सोच रहा है, जैसे ह्यूमन मून लैंडिंग की तैयारी की जा रही है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि ह्यूमन मून लैंडिंग जो है वो इंडिया करने वाला है 2041 तक। 2041 तक यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी इंसान को, एक
एम्बिगियस गोल की तरह है कि मून के ऊपर उतारा जाएगा। फिर फोकस किया जा रहा है 2024 के ऊपर कि अनस्पेसिफाइड जो इसरो के प्रोजेक्ट है अभी तक बहुत ही स्पेसिफिकली उनको नहीं बताया गया है, इनिशिएटिव्स किए गए हैं कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनके ऊपर ज़्यादा काम हो। इसके अलावा यूजीओ इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है फ्यूचर डिटेल्स के लिए। नेशनल क्वांटम मिशन जो कि अनदर नॉट वर्दी इनिशिएटिव है, वो भी एम कर रहा है कि इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसके realm के अंदर बढ़ाया जाए। तो ये अभी के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। डिस्पाइट पास्ट के जो सेटबैक्स है, इंडिया का स्पेस एंड रिसर्च सेक्टर बहुत ही अच्छी रिसेलियंस दिखा रहा है, एक्यूमेन दिखा रहा है, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन दिखा रहा है 2023 में। और अपकमिंग जो इसरो के लॉन्च होने वाले हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं, और भी ज़्यादा एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ आने वाले हैं 2024 के अंदर। तो मैं भी अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलूँगी इस चीज़ के लिए, और आप लोग भी बिल्कुल बोलिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है डोंकी रूट टू यूरोप। यूरोप के ऊपर डोंकी रूट्स की बात हो रही है। देखिए, डोंकी नाम की मूवी यहाँ पर आई थी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खुल गई। लगातार हमारे जो न्यूज़पेपर हैं वो हमें डोंकी रूट्स के बारे में बता रहे हैं, और कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल अभी हुआ है। अभी आप लोगों को पता होगा 2-3 दिन पहले मैंने कवर किया कि किस प्रकार फ्रांस के अंदर यहाँ पर एक फ़्लाइट जा रही थी, और उस फ्लाइट के अंदर सभी जो पैसेंजर थे, 200 प्लस ये पैसेंजर यहाँ पर बैठे हुए थे, ये सभी डोंकी से एंटर करना चाहते थे फ्रांस में, लेकिन इनको वहाँ पर रोक दिया गया और पूरी फ्लाइट को वापस भेज दिया गया, एक्सेप्ट 4 बच्चे जो थे जिनको असाइलम दिया गया है, उनके अलावा यहाँ पर बचे हुए लोगों को भेज दिया गया वापस से दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये घटना हुई है नई इस मूवी के आसपास ही। काफ़ी चिंताजनक ये विषय है कि ऐसा क्यों होता है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आया जो कि दिव्या द्वारा लिखा गया है, और दिव्या यहाँ पर बताती है कि किस प्रकार से कुछ जो कंट्रीज़ है, जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है सर्बिया का, कि सर्बिया एक ऐसा नेशन है जिसके ऊपर ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ने जोर ज़बरदस्ती से, या फिर मैं बोलूँ कि एक तरीके से प्रेशर डालकर यहाँ पर बोला है कि आप जो फ्री वीज़ा देते हैं, क्या देता है सर्बिया फ्री वीज़ा देता है इंडियंस को, या फिर बोलता है कि आप लोगों को वीज़े की ज़रूरत ही नहीं, आप वीज़ा फ्री मेरे पास आइए ना, मेरी कंट्री में घूमिए, नो इशू, वी डोंट, आप लोगों को वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है हमारी कंट्री में एंटर करने के लिए। तो ये जो एक फिनोमिना था इसको हटवा दिया गया है इसी साल। क्या कर दिया गया है? बिल्कुल कैंसिल करवा दिया गया है यूरोपियन यूनियन द्वारा। और वो कहते हैं कि देखिए, क्योंकि ये जो बाल्कन नेशंस है ना, जो कि जैसे कि बाल्कन नेशन कौन कौन से हैं, जैसे इंडियंस को जो लोग यहाँ पर आने देते हैं यूरोप के अंदर, इसके अंदर आपका तुर्की आ जाता है, तुनिशिया आ जाता है, क्यूबा यहाँ पर है, एंड बुरुंडी यहाँ पर है। तो ये जो आप इन कंट्रीज़ के नाम सुन रहे हैं, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडियंस को एंटर करने देती हैं बिना वीज़ा के, और फिर एक ऐसे पॉइंट पर ला देती है जो कि यूरोप के बहुत ज़्यादा पास हैं, और फिर अलग अलग इंडियंस या कुछ और जो अलग सिटीजन्स हैं, इलीगली उनके पास ना कोई वैलिड वीज़ा होता है, ना उनके पास यहाँ पर रहने की परमिशन होती है, कोई परमिशन नहीं होती, इलीगली वो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रक वगैरह में बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, जिसमें से काफ़ी लोगों की तो डेथ हो जाती है ड्यू टू इनसिग्निफिकेंट जो भी आपका सराउंडिंग आप लोगों को चाहिए होती है जीने के लिए, किसी भी इंसान को वो नहीं मिलने के कारण हार्श जर्नी होती है। बहुत सारे टर्क में, मेडिटेरेनियन जो सी है वहाँ पर, यहाँ पर टर्कों के अंदर लोगों को भरा जाता है, उनको बोला जाता है कि किस प्रकार से आप इन्हीं के अंदर अब बंद होके रहिए। और ये जो बीच में डंकी करवाने वाले होते हैं, जिनको ज़्यादातर टाइम पे डंकर्स बोला जाता है, वो लोग अगर उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं टाइमली, तो वो खुद भी उन लोगों को मार देते हैं, डेथ मिलती है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड बताया गया कि किस प्रकार से जो एक रिकॉर्ड था 1996 के अंदर, जहाँ पर 283 ऐसे माइग्रेंट थे जो इस तरीके से डंकी कर रहे थे, और उनमें से 283 लोगों की ही यहाँ पर डेथ हो जाती है एक साथ।
क्यों डेथ हो जाती है? सफोकेशन की वजह से, क्योंकि वो ट्रक्स के अंदर, ट्रक जो होता है वहाँ पर उनके अंदर बंद थे और इन ट्रक के अंदर बंद होने की वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर कम थी, बहुत दिनों तक वो बंद थे, ओवर क्राउड हो गए थे, भीड़ ज़्यादा थी और यहाँ पर इन लोगों की डेथ हो गई। वो रास्ता पूरा कर ही नहीं पाए जो कि इटली जाना चाहते थे और इटली से होते हुए ज़्यादातर जो यूके के अंदर जाकर रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही, मैं बोलूँगी कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए खुद ब खुद ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और बहुत सारे जो लोग खुद जा रहे हैं उनके लिए भी सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो पहुँचने के बाद भी ये वीसीएस साइकिल के अंदर फंस जाते हैं। वहाँ पर लोगों को ज़्यादातर को हरेस किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ एक ऐसे इंसान है जो ऐसे ही डंकी करके वहाँ पर जा रहे थे। ज़्यादातर जो ये जाते हैं वो पंजाब, गुजरात और हरियाणा से जाते हैं। प्लस ये लोग जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उन्हीं में से एक जब नरेटिव खुद का अपना बताता है कि उनके साथ क्या हुआ, तो उनको यहाँ पर इटली तो नहीं भेजा गया बल्कि 5-6 महीने तक उनको हंगरी देश में फार्म्स जो होते हैं, खेत जो होते हैं, वहाँ पर उनसे काम करवाया गया और उसके बाद फिर से उनको इंडिया भेज दिया गया। तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 100% फ्यूचर ठीक हो जाएगा। जिस उम्मीद में लोग जाते हैं वो उनको मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल था। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बात कर रहा है राम राज्य एंड बेगमपुरा। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी एक फिर से माइंड मैप बनाया है जो कि पहले हम बात करेंगे तो बात कर रहा है रिवाइविंग एंशंट विजन ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया की बात की जा रही है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जो ये आर्टिकल लिखा गया है ना, आर्टिकल लिखा गया है आदित्य नारायण पासवान के द्वारा। ये जब कह रही है कि हमें एंशंट जो विजन था हमारा, अयोध्या के जो नया राम टेम्पल मिल रहा है उसको एक तरीके से रिटर्न नहीं देखना चाहिए कि किस प्रकार से एंशंट रूटों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कंट्री की जो मार्च है एक सिंबल की तरह देखना चाहिए कि वो यूटोपियन आइडल्स की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़े। राम राज्य को एक तरीके से गांधी और बेगमपुरा के बीच में डिस्क्राइब करना चाहिए, जो कि लैंड यहाँ पर रखा गया है रविदास के द्वारा। कौन है? देखिए ऑथर यहाँ पर खुद में बताती है कि वो खुद में एक दलित है और एक दलित होते हुए जब वो इस चीज़ के बारे में सोचती हैं तो वो काफ़ी खुश है यहाँ पर कि राम राज्य के बारे में कल्पना हो रही है। तो ये राम राज्य ना सिर्फ हिंदुओं का है, ना सिर्फ मुसलमान का है, ना सिर्फ दलित का है, बल्कि ये जो राम राज्य है ये गांधीयन के जो फिलॉसफी है, राम जी की जो फिलॉसफी थी उनकी फिलॉसफी के ऊपर होने वाला है और उसी दिशा में इसको लेना भी चाहिए। फिर कहते हैं कि राम राज्य के अंदर सेक्युलरिज्म को डिकोड करना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ डिकोडिंग सेक्युलरिज्म इन राम राज्य। तो क्या बात हो रही है कि आर्टिकल ये आर्ग्यू कर रहा है कि राम राज्य जो है वो एक एरा ऑफ गुड गवर्नेंस को दिखाता है। क्या दिखा रहा है? एरा ऑफ गुड गवर्नेंस की जो अच्छी यहाँ पर शासन करने की गवर्नेंस को होनी चाहिए उस चीज को ये दिखा रहा है। उस तरह के समाज को, उस तरह के समाज को ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी कि बराबर के अवसर मिलने चाहिए लोगों को। दलित जो होते हैं उनको पूरा का पूरा इक्वल क्लेम दिया जाना चाहिए। पहले जो प्रीवियसली एलीट डोमिनेटेड स्पेसिस होते थे जहां पर वो नहीं मिलते थे, लेकिन राम जी की अयोध्या के बीच में वहां पर उनको दिया जाता था। फिर कहते हैं कि जो नेमिंग हो रही है ना अयोध्या धाम एयरपोर्ट आफ्टर महर्षि वाल्मीकि, ये भी एक तरीके से जो यूटोपिया है उसको अपराइज करने का, उसको उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो ये राम जी को याद करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार उनका जो राज्य था उस समय पे उनमें वहां पर कोई भी ऊंच नीच नहीं थी, कोई भी, बल्कि प्रशासन वो किस नाम से जाने जाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी मर्यादा को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, समझते थे। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ दलित नरेटिव। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है कि किस प्रकार से एक अटेम्प्ट किया जा रहा है, डुप्लीकेशन की जा रही है राम राज्य की। तो जब आप राम राज्य को एक एफर्ट की तरह देख रहे हो, बेगमपुरा से उसको चेंज करके राम राज्य की तरफ बात को लेके जा रहे हो, तो उस समय पर आपको ये ध्यान देना होगा कि ये पूरा एरिया जहाँ पे सभी सोशो इकोनॉमिक क्लासेस रहती हैं और खास करके दलित यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो उन दलित्स को पूरा इक्वल क्लेम करने का अधिकार है कि जो प्रीवियसली एलीट डोमिनेटेड स्पेसिस होते थे वहाँ से वो
निकले और वो दिखाए कि नहीं, हमारा भी यहाँ पर पूरा का पूरा योगदान यहाँ पर रहने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पर सेकुलरिज्म की बात की गई है कि किस प्रकार से ये कोई एक सिंगल रिलीजियस ग्रुप की अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं दिखाता है, बल्कि राम के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जो लॉर्ड रामा रहे हैं, कि उनके अंदर तो हमेशा से प्लूरलिज्म को इनहेरेंट करता था। इंडियन नेशन की बात करें तो वहाँ पे तो सभी समुदाय एक साथ हमेशा से मिलके रहते थे। तो उसी ट्रेडिशन, उसी थॉट का यहाँ पर रिवाइवल हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइवल ऑफ इंडियन थॉट एंड ट्रेडिशन। देखिए, रिवाइवल की बात की जा रही है, यानी पूर्ण जागरण की बात की जा रही है, वापस से उसको जिंदा किया जा रहा है। तो एक तरीके से जो लॉन्च किया जा रहा है ना राम टेम्पल का, वो यही दिखाता है, वो इन्हीं कन्वर्सेशंस के बारे में बात होती है। यहाँ पर सीता के बारे में बात हो रही है, किस प्रकार से जो सीता माता थी वो यहाँ पे किस तरह के थॉट ट्रेडिशन को रखती थी, किस तरीके से वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर चली जाती हैं। इंडियन थॉट ट्रेडिशन को ये बहुत दिखा रहा है, जहाँ पर सीता माता का यहाँ पर इज्जत होती थी, उनको सेलिब्रेट किया जाता था एज अ वुमन। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सीता की तरह, वुमन की तरह उनको सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और यहीं पे एम्पावरमेंट की बात हो रही है कि किसी जो वुमन होती है, औरत जो होती है, उनको सशक्त होना चाहिए, एम्पावर्ड होना चाहिए, उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए नेशन बिल्डिंग की तरह, जिस तरीके से सीता जी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा था राम जी की पूरी जर्नी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द रोल ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो देखिए, गवर्नमेंट की भी यहाँ पर बात की जाए तो वेलफेयरिज्म की बहुत बात करते हैं। जब भी हम अपने इस तरीके से बात करते हैं कि हमारा जो नेशन है वो किस तरीके का नेशन है, क्या वो एक पुलिस स्टेट है, क्या यहाँ पर पुलिस का वही हमें बताती है किस तरीके से रहना है, नहीं रहना है, नहीं। हमारा जो नेशन है, हमारा जो देश है, वो एक वेलफेयर देश है, एक नेशन, एक कंट्री ऐसी है कि यहाँ पर सभी की भलाई के लिए काम होता है और उसी की पूरी बुनियाद यहाँ पर रखी गई है। और यही पूरा का पूरा ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन से इस चीज को ध्यान में रखा जा सकता है। और वेलफेयरिज्म जिस भी कंट्री की डिग्निटी में हो, जिस भी कंट्री का जो भरोसा होता है, उसकी कोर वैल्यूज के अंदर ये हो, तो वहां पर स्किल डेवलपमेंट होना, औरतों को अच्छी नजर से देखना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, लोगों को बैंक अकाउंट दिलाना, तो ये सारे काम अच्छे से अभी हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ऑथर है वो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर प्रिसीव करे कि किस प्रकार से उनको मोर इंक्लूसिविलिटी की तरह काम करना चाहिए। एज ए उनका इनिशिएटिव जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर सम्मिलित किया जाए, सम्मेलन किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है ऑन होल्डिंग हिस्टोरिकली रॉन्ग। देखिए क्या कह रहे हैं कि कुछ अनडूइंग करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर ऑन डूइंग नहीं, अनडूइंग आएगा कि किस प्रकार से जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स है, जैसे रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा को हमेशा ऐसे देखा जाता है कि वहाँ पर अन्याय का एंड हो गया है, इनजस्टिस का यहाँ पर एंड हो गया है जब राम जी अपनी अयोध्या में वापस आते हैं वनवास को काट कर। तो ये सारी चीज़ें अब हमें दिखानी पड़ेगी कि जो कास्ट का यहाँ पर एक बहुत बड़ा शैतान रहता है, कास्ट को ले लीजिए या फिर आप अनटचेबिलिटी तो आजकल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पैमाने में यहाँ पर दिखाई देती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये सही टाइम है कि जो कॉलोनियल डिवीजन, चाहे वो धर्म के नाम पे बांटा गया हो, चाहे वो कास्ट के नाम पे बांटा गया हो, उसको ख़त्म करने का बिल्कुल सही टाइम है। राम राज्य के समय में गुड गवर्नेंस लाना, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात होना, प्लस सॉवरेनिटी की बात होना, ये बहुत ही बड़ी बात है। नेक्स्ट है गांधी विजन ऑफ राम राज्य जस्टिस फॉर ऑल। जब बात होती है गांधी जी की तो हमें समझ में आता है कि गांधी जी के जो वर्ड है, जो उनकी बातें हैं, वो हमेशा कानों में गूंजती रहती है कि किस प्रकार से उनके आर्टिकल कंक्लूड कर रहा है, कि किस प्रकार से वो एक प्ली लगाते थे, एक मांग लगाते थे इंक्लूसिवनेस की। वो हमेशा कहते थे कि आपका जो राम राज्य होना चाहिए, यानी हम सब एक दूसरे के लिए होने चाहिए, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से जाइए कि आप अपने आप ही खुद को इतना अच्छा बना लीजिए, इतने अच्छे से काम कीजिए कि जो राम राज्य होगा वो डिवाइन राज्य होगा। वो क्या होगा? बहुत ही शुद्ध होगा, बहुत ही पवित्र होगा। वहाँ पर आप सभी लोग मिलकर उसमें काम करेंगे और कोई गवर्नमेंट इसको नहीं ला सकती है, बल्कि राम राज्य को यहाँ पर सिर्फ हिंदू किंगडम की तरह ना देख के राइटनेस का रूल माना जाना चाहिए। जो उचित है उसका यहाँ पर रूल होना चाहिए। तो राइटनेस की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ठीक होता है, जो वर्च्यू रखता है, गुण रखता है,
है अपने अंदर, तो राइटनेस यहाँ पर होनी चाहिए। ये बिल्कुल गांधी जी का मानना था और इसी के ऊपर यहाँ पर काम होना चाहिए। एट द एंड लास्ट में हम पहुंचते हैं रिटर्न टू द ग्लोरी ऑफ द पास्ट। जो पास्ट की ग्लोरी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है राम टेम्पल का, वो एक जर्नी को दिखा रहा है पूरे देश की हमारी, कि किस प्रकार से हमारा जो एंशंट ग्लोरी थी, हमारी जो प्राचीन यहाँ पर ग्लोरी होती थी, जो एक तरीके से हम लोग मानते थे, हमारा ट्रेडिशन था, उन सभी चीज़ों पर हम लोग वापस जाए, रिटर्न करें। हमने जहाँ पर एक भाई अपने भाई के लिए एक सिंहासन को छोड़ देता है, उसको बैठने के लिए कभी खुद पे बैठता नहीं है, तो इतनी इज्जत इस समाज में होती थी, उसकी तरफ जाया जाए, वापस से बढ़ा जाए। और जो सेल्फ रिलायंस है, यानी कि खुद आत्मनिर्भर होना जो है वहाँ पर हर किसी चीज़ में, उसके ऊपर भी यहाँ पर काम होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर सीख लेने चाहिए। 2 हफ्ते के अंदर इस टेम्पल का अभी उद्घाटन होने वाला है। यहाँ पर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा चुका है हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो बिल्कुल अभी हमें इन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए। एट द एंड मेरा मानना भी यही है कि ये आर्टिकल एक तरीके से इंक्लूसिव प्रोस्पेक्टिव को दिखा रहा है कि सभी को करो, सबके साथ आगे बढ़ो, एक साथ आगे बढ़ो। और जो ये नया राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इंडिया की होप्स की, इंडिया की जो उम्मीदें हैं उनकी, कि उनको ना सिर्फ एक सोसाइटी बनानी है बल्कि उनको इक्वल सोसाइटी बनानी है, बराबरी का समाज बनाना है, जो खुद को रिविटलाइज कर सके, जो एंशियंट ट्रेडिशंस है उनको वापस से सोच सके, और उनका जो विजन है, उनका जो नज़रिया है यूटोपियन कंसेप्ट को लेके, जैसे कि जो कि यूटोपियन कंसेप्ट होता है क्या है, जो कि आपका उचित कंसेप्ट होता है, जिसको कभी कभी बोलते हैं कि ये सिर्फ आपका दिमाग में ही हो सकता है, शायद ये चीज़ें कभी सच ना हो पाए, लेकिन इनको अगर सभी पूरा समाज एक साथ आगे बढ़ के चाहेगा तो बिल्कुल सच होंगी। और हमें इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, पूरे इंडिया को इसी उम्मीद के साथ बढ़ता रहना चाहिए। नेक्स्ट और आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ हम पहुंच गए हैं, जो कि है रशियन ऑयल इंपोर्ट हिट्स 11 मंथ लो इन दिसंबर एज सोकूल कॉन्गोज डाई अप। देखिए, सभी को पता है कि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए रशिया और यूक्रेन का जब वॉर होता है, युद्ध होता है, उसके बाद, राइट। खासकर जो यूरोपियन देश है, खासकर जो यूरोपियन यूनियन है, उन लोगों ने यहाँ पर इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस के रखते क्या हुआ, इकोनॉमिक सैंक्शन होते हैं। रशिया से यहाँ पर जो तेल था, नेचुरल गैस थी, वो यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज जो है उन्होंने लेना बंद कर दिया। इससे क्या होगा, रशिया का नुकसान होगा और उनको अपनी गलती का एहसास होगा, ऐसा यहाँ पर इन देशों का बोलना है। लेकिन अभी क्या हुआ कि रशिया जब इस तरीके से सामने आया, तो जो जो कंट्रीज़ को लगता था कि रशिया ने जो किया है वो गलत नहीं किया है, बल्कि वो अपनी सेफ्टी के बारे में ही सोच रहा है, तो अपनी सेफ्टी के बारे में अगर आपको आपका जो सुरक्षा है उसके लिए किसी के ऊपर हमला भी करना पड़ जाए, अटैक भी करना पड़ जाए, तो वो गलत नहीं है। तो कुछ ऐसी ही कंट्रीज़ में से एक इंडिया भी एज अ कंट्री आया। हालांकि इंडिया ने कभी ऐसे बहुत ज़्यादा आगे आकर साइड नहीं ली रशिया की, ना ही उनको गलत बताया, ना ही उनको ठीक बताया, बल्कि यहाँ पर यूक्रेन के साथ भी उन्होंने अपनी जो एक तरीके से मैं बोलूँगी संवेदनाएं होती हैं उनको यहाँ पर दिखाया। तो तब यहाँ पर इंडिया ने जो कहीं ना कहीं रशिया का जो कि रेट थे ऑयल के, वो जो कि चीप वे में बेच रहा था, इंडिया ने उस तेल को खरीदा। और अब दिसंबर के अंदर हम देखेंगे कि पर बैरल, जो कि 250 लीटर का एक बैरल होता है, एक आपका तेल का यहाँ पर बोल सकते हैं बॉक्स होता है, उसको इंडिया ने लेने लगा रूबल और रुपए के अंदर। रूबल जो है वो यहाँ पर रशिया की करेंसी है और इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीज़ है। तो क्योंकि यूएसए के डॉलर में यहाँ पर ट्रेड नहीं हो सकता था, तो इंडिया आरबीआई जो है वो यहाँ पर एक नए पेमेंट सिस्टम के साथ आई, जो कि थी रूबल और रुपी के बीच में, कि रुपी और रूबल के साथ यहाँ पर पेमेंट की जाएंगी।